हेलो दोस्तों, नमस्कार। लवली छवि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनूराज। आपके अपने इस चैनल पर रीट शिक्षक भर्ती के लिए मॉडल टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही हैं। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए ही आज की हमारी संस्कृत की दूसरी टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा हिंदी और साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज भी हमारे चैनल पर चल रही हैं। यदि नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाएं और देखें। और यदि वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, इसलिए इंतज़ार न करके हमेशा कोशिश में लगे रहना चाहिए। अधोलिखित अपठितम गद्यांशम आधारीकृत निम्नलिखितः प्रश्न, अर्थात 1 से 4 तक के जो प्रश्न हैं वो इस गद्यांश पर आधारित हैं। अथ तेन व्याधेन तंडुलकनान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। इसके बाद तेन व्याधेन, उस शिकारी ने, तंडुलकनान विक्रिय, चावल के कणों को बिखेर करके। इसका जो पहला पार्ट है वो पहली वीडियो में है। एक पार्ट में से 3 पार्ट बने हैं। 10th क्लास का ही ये पार्ट है। तंडुलकनान विकीर्य, चावल के कणों को बिखेर करके, जालम विस्तीर्णम, जाल को बिछा दिया। सच प्रछन्नो भूत्वा स्थित है, और वह छिप करके वहां बैठ गया। तस्मिन्नेव काले, उसी समय, चित्रग्रीव नाम का कपोतराज, कबूतरों का राजा, से परिवारों बियति विसर्पतान, परिवार के साथ बियति उड़ते हुए आकाश में उड़ रहा था। तभी विसर्पतान, बिखरे हुए उन चावलों को, तंडुलकनान चावलों को, अवलोक्य मांस यानी देखा, अपश्यत यानी देखा। ततः, इसके बाद, कपोतराज तंडुल कन लुब्धान कपोतान प्रति आहे। इसके बाद कबूतरों के राजा ने तंडुल कन लुब्धान, चावलों के लोभी, कपोतान प्रति आहे, कबूतरों के प्रति बोला। एकथयत, यह कहा, कुतो अत्र, कैसे यहाँ, निर्जने बने तंडुल कनानाम संभव है, चावल के कणों का होना संभव है। तन निरूपिताम तावत, तो जरा ठहरिए, भद्रम इदम ने पश्यामि, मैं यह सही नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, हमेशा बिना विचार किए कार्य नहीं करना चाहिए। एतत् वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोते से दर्पम आहे। इन वचनों को सुनकर के कश्चित कपोते, कोई कबूतर, से दर्पम, घमंड के साथ, आहे यानी बोला, या एकत्यत यानी कहा। ईर्ष्यई घृणी त्वय संतुष्ट है, क्रोधनो नित्य संकित है, पर भाग्योपजीवी चे सड़ेते दुख भागिने। अर्थात ईर्षा करने वाला, घृणा करने वाला, तो ये संतुष्ट है, असंतुष्ट रहने वाला, क्रोधनो, क्रोधी, नित्य संकित है, और हमेशा शंका करने वाला, पर भाग्योपजीवी, और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, सड़ेते दुख भागिने, ये 6 दुख के भागी होते हैं। तो इसमें से आपको व्याधेन, तंडुलकनानाम, इनमें विभक्ति बतानी है, विकीर्य में प्रत्यय बताना है। इसके बाद प्रच्छन्नो शब्द है, इसका प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। उसके बाद विस्तीर्णम में प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। कपोतराज है, इसका समास विग्रह बताना है। कुतो अत्र, इसका संधि। चलो देखते हैं जो प्रश्न हमने पेपर में रखे हैं। विकीर्य इत्यत्र के प्रत्यय प्रयुक्त है। इत्य प्रत्यय, व ल्यप प्रत्यय, से यथ प्रत्यय, और द क्यप प्रत्यय। विकीर्य शब्द के प्रकृति प्रत्यय की बात करें तो इसमें बी उपसर्ग है, क्री धातु है, और ल्यप प्रत्यय है। बी उपसर्ग, क्री धातु और ल्यप प्रत्यय, तो राइट आंसर होगा ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय से बने हुए शब्द हमेशा अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और इनमें जो आगे शब्द जुड़ता है हमेशा उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है। ल्यप प्रत्यय में हमेशा आगे उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है। इसमें बी उपसर्ग है,
क्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। कुतो अत्र इत्यत्र संधि अस्ति। ए गुण संधि, बे वृद्धि संधि, से व्यंजन संधि और दे विसर्ग संधि। कुतो अत्र के संधि विच्छेद की बात करें तो संधि विच्छेद होगा कुतः प्लस अत्र, इसलिए संधि होगी विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में भी उत्व विसर्ग संधि होगी। उत्व विसर्ग संधि कुतः प्लस अत्र यानी विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में भी उत्व विसर्ग संधि। यहाँ पर गुण संधि नहीं होगी क्योंकि यह अवग्रह है, इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। इस उत्व विसर्ग संधि में होता क्या है दोस्तों, ए और ए के बाद विसर्ग और उसके बाद पुनः ए आए तो विसर्ग का ऊ हो जाता है और बाद वाला जो ए है उसका अवग्रह चिन्ह हो जाता है, और ए प्लस ऊ मिलकर के ये दोनों मिलकर के ओ बन जाते हैं। अर्थात कुतः प्लस अत्र, कुतः ते के बाद ते में ए की मात्रा है, उसके बाद विसर्ग है, फिर उसके बाद अत्र ए आ रहा है। विसर्ग का ऊ ए और ऊ मिलकर के ओ हो जाते हैं और ए का अवग्रह चिन्ह हो जाता है, अर्थात रूप बनेगा कुतो अत्र। इसके अलावा इसमें पूर्व रूप संधि भी है। पूर्व रूप संधि में विसर्ग नहीं लगाएंगे, कुतो प्लस अत्र ही रहने देंगे। नेक्स्ट, कपोत राज है इत्यस्य समास है अस्ति। कर्मधारी समास, बे बहुब्री समास, से तत्पुरुष समास और दे द्वंद्व समास। कपोतराज शब्द के समास विग्रह की बात करें तो इसका समास विग्रह होता है कपोतानाम, कपोतानाम राजा, अर्थात कबूतरों का राजा, कपोतानाम राजा। तो यहाँ पर विभक्ति का लोप हुआ है, कारक चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए समास होगा तत्पुरी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी षष्ठी तत्पुरुष समास। कपोतानाम राजा, कबूतरों का राजा। अपश्यत शब्दे मूल धातु अस्ति। अपश्यत शब्द में मूल धातु है पश्य धातु, दृश्य धातु, द्रष्ट धातु या अपश्य धातु। अपश्यत शब्द है उसमें दृश्य धातु है। यह है अपश्यत शब्द लंग लकार का रूप है। लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो अपश्यत जो शब्द है इसमें मूल धातु दृश्य है, इसलिए राइट आंसर होगा बे। बने विशेष्य विशेषण पदम अस्ति। ये गद्यांश में देखना है। बने विशेष्य विशेषण पदम अस्ति, जो बने विशेष पद है इसमें विशेषण पद कौन सा है इसका, तो देखते हैं एक बार। कुतो अत्र निर्जने बने, निर्जने बने, सॉरी यहाँ पर 4 दिया था, 1 से 5 तक गद्यांश से आधारित हैं। निर्जने बने, तो बने शब्द बन कैसा है, भयानक यानी निर्जन सुनसान। तो जो बने शब्द है इसका विशेषण पद होगा निर्जने और विशेष पद होगा बने, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा निर्जने बे। बने शब्द, बने जो विशेष पद है इसका विशेषण पद निर्जने होगा। नेक्स्ट, कुछ शब्द हैं जो इससे गद्यांश में और भी दिए हुए हैं। जैसे प्रच्छन्न शब्द है, इसमें आपको प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। तो इसमें प्र उपसर्ग है, उसके बाद छद धातु है और इत्य प्रत्यय है। प्र उपसर्ग, छद धातु और इत्य प्रत्यय करने पर प्रच्छन्न शब्द बना है। विस्तीर्णम शब्द का भी प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। इसमें बी उपसर्ग है, उसके बाद स्त्री और उसके बाद प्रत्यय, इसमें भी इत्य प्रत्यय है।
जो कि विस्तीर्णम, जाल को फैला दिया, द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है इसमें। बी, स्त्री और इत्ते प्रत्यय। नेक्स्ट, पर भाग्योपजीवी, इसका संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद होगा इसका पर भाग्य यानी दूसरों के भाग्य पर, और उपजीवी जीवित रहने वाला, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला। पर भाग्य प्लस उपजीवी, यहाँ गुण संधि हो जाएगी, ए और उ मिलकर के ओ हो जाते हैं, ए और उ मिलकर के ओ हो जाते हैं, इसलिए गुण संधि होगी पर भाग्य प्लस उपजीवी। लुभदान शब्द में प्रत्यय बताना है, कौन सा होगा, तो इसमें लुभ धातु है और इत्ते प्रत्यय है, लुभ धातु इत्ते प्रत्यय होगा। इसके बाद कर्तव्यम शब्द है। कर्तव्यम शब्द की बात करें तो इसमें क्री धातु है और तब्यत प्रत्यय है, क्री धातु तब्यत प्रत्यय। और लास्ट, तेन शब्द में कौन सी विभक्ति होगी, तो तेन तत् का रूप है, तत्पुरुलिंग का। से तौ ते, तम तौ तान, तेन, तो तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तेन शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का है। चलिए बढ़ते हैं आगे। श्लोक। निम्नलिखितम श्लोकम आधारीकृत निम्नलिखितः प्रश्न 6 से 9 तक दिए हुए हैं प्रश्न, जो कि इस पद्यांश पर आधारित हैं, इस श्लोक पर आधारित हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी लोग संतुष्ट होते हैं, तस्मात् इसलिए, तदेव वैसा ही, वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए, बचने का दरिद्रता, बोलने से क्या निर्धनता आती है। इसके प्रश्नों को देखते हैं। अस्मिन् श्लोके किम छंद, इस श्लोक में छंद कौन सा है। ए मालिनी, बे बसंतिलका, से शार्दुल विक्रीडितम और दे अनुष्टुप। देखते हैं श्लोक को। सबसे पहले छंद जब भी जानना हो तो वर्णों को काउंट करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 हैं। आधे वर्ण काउंट नहीं करने हैं, इसमें भी 8 हैं और इसमें भी 8 हैं, अर्थात इसमें कुल वर्ण 32 हैं। और जो 32 वर्ण वाला छंद होता है वो अनुष्टुप छंद होता है। अनुष्टुप छंद में जो प्रत्येक चरण है उसका 5वां वर्ण लघु होता है और 6वां वर्ण गुरु होता है। एक बार देखते हैं। 1 2 3 4 5वां वर्ण प्रे और 6वां वर्ण दा। इसमें 1 2 3 4 5वां वर्ण ती है और 6वां वर्ण जय है। अब यहाँ पर जो प्रे शब्द है ये है पे आधा और रे पूरा, अर्थात आधा अक्षर बाद में नहीं है, आधा अक्षर पहले है, इसलिए लघु ही होगा। यदि आधा अक्षर बाद में होता है तो आगे वाला अक्षर लघु होते हुए भी दीर्घ हो जाता है, जबकि प्रे शब्द में पे आधा है जो कि आगे है, रे पूरा है, 5वां अक्षर यहाँ पर रे है, इसलिए रे लघु है, दा दीर्घ है। अर्थात इसमें प्रत्येक जो चरण होता है प्रत्येक चरण का 5वां अक्षर लघु और 6वां अक्षर गुरु होता है। तो 5वां अक्षर प्रे है, लघु ही है, और दा आ की मात्रा है जो कि गुरु है। इसमें 5वां अक्षर ती है जो लघु है, जबकि जो जय है वो दीर्घ है, क्योंकि इसके बाद आधा न आया हुआ है। इसलिए छंद का नाम होगा अनुष्टुप छंद। राइट आंसर होगा दे, अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद की यहाँ पहचान भी दी हुई है कुछ। इसमें कुल 32 वर्ण होते हैं और प्रत्येक पद में 8 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण लघु होता है और 6वां वर्ण गुरु होता है। इसके अलावा दूसरे और चौथे चरण में जो 7वां वर्ण होता है वो ह्रस्व होता है, और पहले और तीसरे चरण में जो 7वां वर्ण है वो गुरु होता है। एक बार पुनः आप इस श्लोक पर जाकर के देख लेना। सुभाषितम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। सुभाषितम, इसमें प्रत्यय कौन सा है। अर्थ होता है इसका अच्छे वचन। तम प्रत्यय,
बे इत्ते प्रत्यय, से तबतु प्रत्यय और दे सत्री प्रत्यय। सुभाषितम के प्रकृति प्रत्यय की इसमें बात करते हैं तो होगा सु उपसर्ग है, इसमें भास धातु है और इत्ते प्रत्यय है। सु उपसर्ग, भास धातु और इत्ते प्रत्यय, इसलिए राइट आंसर होगा बे। सुभाषितम शब्द में बे इत्ते प्रत्यय है। प्रिय वाक्य इत्यस्मिन् पदे के समास है। प्रिय वाक्य इसमें समास कौन सा है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्री समास या द्वंद्व समास? प्रिय वाक्य यानी वचन कैसे हैं? प्रिय, तो यहाँ पर विशेषण विशेष के प्रसंग से कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके समास विग्रह की बात करें तो प्रिय चे असौ वाक्य है। प्रिय चे असौ वाक्य है, तो राइट आंसर होगा बे, कर्मधारय समास। प्रिय वाक्य शब्द में कर्मधारय समास होगा। तस्मात् तदेव इत्यस्मिन् शब्दे विभक्ति अस्ति। तस्मात् तदेव इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? ए तृतीया, बे चतुर्थी, से पंचमी और दे षष्ठी। तस्मात् तदेव इस प्रकार से लिखा हुआ है, तस्मात् और तदेव, यानी तस्मात् में बतानी है कौन सी विभक्ति है। यह तो अव्यय पद है, तो तस्मात् रामात् अर्थात पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ये अधिकतरों का गलत हुआ है, इसलिए तस्मात् प्लस तदेव, इसमें जो शब्द है इसमें पंचमी विभक्ति होगी। ये तदेव नहीं देखना है, तस्मात् शब्द में पंचमी विभक्ति होगी रामात् की तरह। प्रातः 5:30 यानी 5:30 बजे उत्थानम, तो 5:30 को संस्कृत में कहेंगे सपाद पंच, सार्ध पंच, पंच सार्ध या पंच सपाद, तो 7:30 को सार्ध पंच कहते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा बे। नेक्स्ट, वयम अजाम नयामे वाच्य परिवर्तनम करोतु। वयम अजाम नयामे, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो वाच्य परिवर्तन में सबसे पहले देखना है कि वाच्य कौन सा है। तो इसमें कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथम विभक्ति में होता है, कर्म द्वितीया में होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। अर्थात यहाँ पर जो कर्ता है उत्तम पुरुष बहुवचन का है, क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की है। जो कर्ता होता है, कर्ता की प्रथम विभक्ति को तृतीय विभक्ति में बदल देते हैं। कर्म जो कि द्वितीया में होता है उसको प्रथम विभक्ति में बदल देते हैं और क्रिया को कर्म के अनुसार लिखते हैं। वयम की जो तृतीय विभक्ति होती है वो अस्माभि, 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 चारों में ही सही है ये तो आगे बढ़ते हैं। अब अजाम शब्द, जो अजाम शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण इसके रूप लता की तरह चलेंगे। लता, लते, लता, लताम, लते, लता। तो अजा, इसकी जो प्रथम विभक्ति है वो अजा होगी, तो अजा इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए ये कट जाएगा और अजा इसमें भी है। अब और भी आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी बात नहीं बनी। उसके बाद देखते हैं क्रिया को। तो सबसे पहले हमें नया में इसमें मूल धातु देखनी है। मूल धातु क्या है? तो मूल धातु नी है, निया ने ले जाना। मूल धातु में ये जोड़ते हैं और जो परस्मैपदी धातु है उसको आत्मनेपदी में बदल देते हैं, आत्मनेपदी में बदल देंगे। सॉरी। तो नयते या नियते बनेगा या नियते बनेगा या नियमहे बनेगा। तो इन दोनों में से ये तो पहले ही कट गया था, नियमहे नहीं बनेगा और ना नयते बनेगा। नी प्लस ये प्लस आत्मनेपदी में जोड़ते हैं तो आत्मनेपदी में अते एक वचन में, द्विवचन में एते और बहुवचन में अंते लगाते हैं। यहाँ पर जो अजा है वो एक ही है इसलिए अते जुड़ेगा। तो नी प्लस ये प्लस अते बराबर बनेगा
नियते, इसलिए राइट आंसर होगा अस्माभि अजा नियते। वयम की तृतीय विभक्ति अस्माभि, अजाम की प्रथमा अजा और नया में मतलब नी प्लस ये प्लस अते बराबर नियते, इसलिए राइट आंसर होगा बे। नेक्स्ट, साधु वाक्यम चिनुत अर्थात सही वाक्य को चुनना है। लोकात उपर्युपरि हरि, लोकस्य उपर्युपरि हरि, लोकम उपर्युपरि हरि या लोकानाम उपर्युपरि हरि। तो राइट आंसर की बात करें, यहां पर उपर्युपरि शब्द है। उपर्युपरि शब्द के साथ में हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। उपर्युपरि, अधो अधय, अध्यधि, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। यहाँ पर जो उपर्युपरि शब्द है चारों में ही समान है। इस उपर्युपरि शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। पंचमी नहीं आएगी, इसलिए यह गलत हो जाएगा। षष्ठी भी नहीं आएगी और ये भी नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर होगा लोकम। लोकम उपर्युपरि हरि, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा से। उपर्युपरि शब्द के योग में द्वितीय लगाते हैं। इसके अलावा अधो अधय, अध्यधि अर्थात इनके अर्थ की बात करें तो उपर्युपरि यानी सबसे ऊपर, अध्यधि अधो अधय सबसे नीचे और अध्यधि अंदर अंदर। तो ये तीन शब्द हैं, सबसे नीचे, सबसे ऊपर और बीच में, अर्थात इन तीनों शब्दों के योग में लगाते हैं। सर्वो भवति ही पूर्णता गौरवाय रिक्त स्थाने पदम स्यात्, यह सूक्ति से संबंधित है। तो सर्वो भवति ही धर्मे, अधर्मे, छीने या लघु। सर्वो भवति ही पूर्णता से पहले लघु शब्द आएगा। सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, ये सूक्ति इस प्रकार से है। नेक्स्ट, माहेश्वर सूत्राणाम आधारेण समुचितः क्रमः वर्तते, माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार समुचित क्रम कौन सा है? ए आई ओ औ या ए ओ आई और औ या ये रे ले बे या से और रे। तो जो माहेश्वरी सूत्रों में है ए आई ओ औ ये नहीं होता है, क्योंकि सूत्र होता है ए ओ ने आई औ चे। तो ए के बाद ओ आएगा, उसके बाद आई आएगा और उसके बाद औ आएगा। तो ए के बाद ओ, उसके बाद आई और उसके बाद औ। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। हरि शब्दे विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, हरि शब्द में विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बे तालु, से मूर्धा और दे दंता। जो हरि शब्द है इसमें विसर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। क्या कंठ है, तालु, मूर्धा या दंता? तो राइट आंसर होगा तालु। देखिए, विसर्ग के स्थान की बात करें तो विसर्ग का उच्चारण स्थान तो कंठ होता है, लेकिन विसर्ग जिसके बाद यदि किसी स्वर के बाद लगता है, जो स्वर का उच्चारण स्थान होगा वही विसर्ग का स्थान होगा। यहां पर यह विसर्ग ई के बाद लगा हुआ है, इसलिए ई का उच्चारण स्थान इचु यसा नाम तालु सूत्र से तालु होता है, इसलिए राइट आंसर होगा तालु। कंठ यहां पर नहीं होगा। अब शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न है। शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदा कतमे वर्षे आंतरिक मूल्यांकनस्य उपरि बलम दत्तम। शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने किस वर्ष आंतरिक मूल्यांकन के ऊपर बल दिया? 1965 तमे, 1947 तमे, 1975 तमे या 1967 तमे? तो शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने 1975 ईस्वी वर्ष में तमे वर्ष में आंतरिक मूल्यांकन के ऊपर बल दिया, इसलिए राइट आंसर होगा गे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठिता अभवत? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कब संगठित हुई? के 1948, खे 1950, गे 1966 या दे 1968? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना है वो 1968 तमे वर्ष में संगठित हुई। राइट आंसर होगा घे।
संस्कृत अध्यापनाय भंडारकर मतानुसारम का पद्धति उपकारिका अभवत। संस्कृत अध्ययन के लिए भंडारकर के मत के अनुसार कौन सी पद्धति श्रेष्ठ है, उपकारी है? वार्तालाप पद्धति, व परंपरागत पद्धति, ग व्याकरण अनुवाद पद्धति और घ पाठ्यपुस्तक पद्धति। तो संस्कृत अध्ययन के लिए भंडारकर महोदय के अनुसार, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के अनुसार व्याकरण अनुवाद पद्धति उपकारिक है, इसलिए राइट आंसर होगा ग। कस्याम पद्धतौ शिक्षणम सर्वे मौखिकम आसीत्। कौन सी पद्धति में जो शिक्षण है वो मौखिक होता है? परंपरागत पद्धतौ, भंडारकर पद्धतौ, पाठ्यपुस्तक पद्धतौ और निर्बाध पद्धतौ। तो जो मौखिक रूप में होता है शिक्षण वो परंपरागत पद्धति में ही होता है, क्योंकि पहले मौखिक रूप में ही सूत्रों को रटवाया जाता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता था। इसलिए मौखिक रूप से जो याद करवाने के ऊपर है वो परंपरागत पद्धति है। भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति। भाषा अध्ययन में जो अंतिम प्रयत्न है वो कौन सा है, अर्थात भाषा कौशल, अंतिम भाषा कौशल कौन सा है? क भाषणम, ख लेखनम, ग वाचनम और द श्रवणम। कौशलों की बात करें तो सबसे पहले श्रवणम होता है, उसके बाद बच्चा बोलेगा वाचनम, उसके बाद भाषणम, उसके बाद वाचनम यानी पढ़ेगा और लास्ट में लेखनम यानी सबसे पहले सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना और लास्ट में लिखना। तो यहाँ पर अंतिम प्रयत्न कौन सा होता है? तो अंतिम प्रयत्न है वो लिखने का कार्य सबसे बाद में होता है, इसलिए राइट आंसर होगा ख। संस्कृतम अस्ति। संस्कृत है विश्लेषणात्मक भाषा, संरचनात्मक भाषा, विमर्शनात्मक भाषा और संश्लेषणात्मक भाषा। जो संस्कृत भाषा है वो संश्लेषणात्मक भाषा है, राइट आंसर होगा घ। इसको याद रख सकते हैं आप, सन और यहाँ भी सम, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। दोनों में पहले समान वर्ड हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो जो संस्कृत भाषा है वो संश्लेषणात्मक भाषा है। श्याम फलकस्य अधिगम उपयोग निमित्तम परामर्श है कस्मिन् सिद्धांते अस्ति। जो श्याम फलक है उसका अधिक प्रयोग लेना कौन से परामर्श, कौन से सिद्धांत के अंतर्गत है? अभ्यास के सिद्धांत, सक्रियताया सिद्धांत, रुचि के सिद्धांत या मौखिक कार्य से सिद्धांत। तो शिक्षक श्याम फलक का, श्याम पट्ट का जितना अधिक से अधिक प्रयोग लेगा बच्चे उतनी ही अधिक रुचि उत्पन्न होगी बच्चों के अंतर्गत, इसलिए रुचि का सिद्धांत श्याम फलक के अधिक प्रयोग लेने के सिद्धांत पर आधारित है, राइट आंसर होगा गे। बाग रूपम भाव प्रकटनम इत्युक्ते किम। वाणी के रूप में भाव को प्रकट करना तो क्या कहेंगे? भाषणम, लेखनम, पठनम या श्रवणम। तो वाणी के रूप में अपने भावों को प्रकट हम बोल करके ही करेंगे, इसलिए भाषणम इसका राइट आंसर होगा। छात्राः श्रवण अपेक्षया पठनेन अधिकम ज्ञानम समुपार्जयन्ति इति परामर्शे विद्यते। छात्र श्रवण अपेक्षया सुनने की अपेक्षा पढ़ने में अधिक ज्ञान ग्रहण करते हैं, यह परामर्श है। पठन कौशले, भाषण कौशले, श्रवण कौशले या लेखन कौशले। तो सुनने की अपेक्षा पढ़ने से अधिक ज्ञान ग्रहण करेंगे तो पठन कौशल के अंतर्गत आएगा, राइट आंसर होगा के। नेक्स्ट, आकाशवाणी इति किम प्रकारकम साधनम अस्ति। आकाशवाणी दृश्य साधन, श्रव्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन या क्रिया साधन। जो आकाशवाणी होता है वो केवल आकाशवाणी श्रव्य साधन होता है, अर्थात सुनाई देने वाला होता है। आकाशवाणी एक श्रव्य साधन है। पाठ्यपुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्ष से सिद्धांत भवति। पाठ्यपुस्तक के निर्माण में आंतरिक पक्ष का सिद्धांत होता है रोचकता, सोद्देश्यता, व्यावहारिकता या पूर्वोक्तया त्रय अपि। पाठ्यपुस्तक के निर्माण में आंतरिक पक्ष के सिद्धांत में अर्थात पाठ्यपुस्तक में रोचकता भी होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण भी होनी चाहिए और वो व्यावहारिक भी होनी चाहिए, इसलिए तीनों ही राइट आंसर होंगे। आंसर होगा हमारा घ।
संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति। संस्कृत शिक्षण में जो परंपरागत सहायक उपकरण है वो कौन सा है? दूरदर्शनम, ये श्यामपट्ट, चित्रम या आकाशवाणी? तो परंपरागत सहायक साधन है वो श्यामपट्ट है, इसलिए राइट आंसर होगा ख। संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि के उच्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि कहते हैं सूत्र विधि को, व्याकरण विधि को, भंडारकर विधि को या पारायण विधि को। तो जो अनुवाद की विधि है व्याकरण अनुवाद विधि भंडारकर विधि को कहते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा गे। अनुवाद शिक्षण की जो विधि है वो भंडारकर विधि है। कोशाग्र, सामान्य और मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है? व्यक्तिक भिन्नताया सिद्धांत, अनुपात क्रमश्च सिद्धांत, समवाय सिद्धांत या मौखिक कार्य से सिद्धांत? तो जो कोशाग्र बच्चे हैं, सामान्य हैं और मंद बुद्धि के बालक हैं, उनके लिए व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत उपयुक्त है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं होती हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत इनके लिए अप्लाई होगा। नेक्स्ट और लास्ट आज का क्वेश्चन, संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथम मौखिक कार्यम ततः लिखित कार्यम च भवते। संस्कृत भाषा शिक्षण में पहले मौखिक कार्य होता है और उसके बाद लिखित कार्य होता है। इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत के ए रुचि का सिद्धांत, ब बहुमुखी सिद्धांत, से अनुपात से क्रमश च सिद्धांत और द सक्रियताया सिद्धांत। तो संस्कृत भाषा शिक्षण में मौखिक कार्य उसके बाद लिखित कार्य अर्थात एक क्रम के रूप में कार्य होता है। तो राइट आंसर होगा अनुपात क्रमशः सिद्धांत। अर्थात पहले बालक सुनेगा, उसके बाद बोलेगा, फिर पढ़ेगा, लिखेगा, एक क्रम वाइज चलता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा गे। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।